ओके, नमस्ते सभी को। मेरा नाम वैभव है और शिक्षा सत्याग्रह की कोरोना संवाद कड़ी में आज हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं। पूर्णिमा जी निरंतर संस्था के साथ काम करती हैं और निरंतर का काम जेंडर और शिक्षा के ऊपर पिछले 25 से 30 वर्षों से रहा है। तो आज जैसे अभी तक की कड़ियों के अनुसार हम आज उन कुछ पहलुओं को छुएंगे जो इस पूरे संवाद में कहीं छूट जा रहे हैं और उन विषयों पे चर्चा करेंगे कि अभी कोरोना की वजह से लड़कियों की क्या स्थिति हो रही है, उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो उन बिंदुओं को छुएंगे और इन पहलुओं को भी थोड़ा बाहर लेके आएंगे। तो पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है। आप यदि थोड़ा सा परिचय निरंतर का दे दें और फिर उसके बाद यदि बता दें कि अभी किस तरीके से काम चल रहा है, तो फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वैभव, इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए। वैभव ने जैसे कहा, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है निरंतर, उसके साथ में पिछले आई थिंक 1998 से मैं काम कर रही हूँ। और निरंतर एक फेमिनिस्ट तरीके से एजुकेशन को देखती है और हमारा पिछले कई सालों से जो काम रहा है वो ग्रामीण इलाकों में रहा है, यूपी एंड बिहार एंड झारखंड, या जो पूरा हिंदी बेल्ट है उसमें रहा है। और पिछले 5 सालों से हम दिल्ली की अलग अलग बस्तियों में भी एजुकेशन का काम कर रहे हैं। और ये जो दिल्ली में हम काम कर रहे हैं वो हम यंग किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं, यंग गर्ल्स के साथ काम कर रहे हैं जिनकी शिक्षा छूट गई थी या फिर वो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं। तो निरंतर का मेन काम औरतों और किशोरी लड़कियों के साथ है और हम शिक्षा को एक नारीवादी नजरिए से देखते हैं। जी। तो आपने जैसे बात की कि आपका मुख्यतः काम किशोरियों के साथ है और युवतियों के साथ है, तो इस समय जैसे कोविड-19 को एक महामारी के तौर पे देखा जा रहा है, तो उसमें एक उसका स्वास्थ्य का उसका एक पहलू है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। आप बचिए, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, मगर हमारी जो सोसाइटी की डायनामिक्स है वो पहलू भी कहीं ना कहीं इस समय पर निकल कर आ रहे हैं कि आप यदि आप एक लड़की हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आप अपने घर में सुरक्षित हैं या नहीं है। तो उसको लेकर अभी तक ये फिजिकल डिस्टेंसिंग या फिर कोविड-19 में जो प्रिकॉशंस लेने को बोले गए हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार का प्रभाव जिन लड़कियों के साथ आप काम करती हैं, जिन किशोरियों के साथ आप काम करती हैं, उनकी जिंदगी पर पड़ा है और उनकी फैमिलीज पर पड़ा है, यदि इस पे आप कुछ शेयर कर पाए। तो वैभव, आई थिंक कोविड-19 पर बात करने से पहले थोड़ा ये एक जेंडर जो डायनेमिक है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि ये तो बहुत क्लियर है कि घर के अंदर कौन रहेगा और घर के बाहर कौन रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी ने रोल डिवीजन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, सारी चीजें डिवाइड की हैं कि आदमियों के क्या काम हो सकते हैं, औरतों के क्या काम हो सकते हैं, आदमी बाहर रहेंगे और औरतें घर के अंदर रहेंगी। तो पहले तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और फिर जब कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो कोविड-19 है, तो उसमें जो पहली जो चीजें चली आ रही थी सोसाइटी में, जो समाज में जो चीजें चली आ रही थी और जो समाज का एक पूरा जो स्ट्रक्चर रहा है, वो एक्चुअली वो बहुत एक तरीके से इन सारी चीजों को और फैसिलिटेट करता है, स्ट्रेंथन करता है। जी। तो हम जिन बस्तियों में अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं और यूपी और बिहार में जहां बहुत क्लोजली कोविड-19 को लेकर रिलीफ वर्क और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का काम कर रहे हैं, और ज्यादातर आई थिंक 99% जो हमारा काम है डायरेक्टली औरतों और लड़कियों के साथ है। तो पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक की और जो आई थिंक लड़कियों ने भी शेयर किया,
हमारी एडल्ट एजुकेटर्स एंड टीचर्स एंड वॉलंटियर्स ने शेयर किया कि जो एक समय दिन का उन्हें मिलता था कुछ आराम करने का, अपने मन का करने का, वो इस लॉकडाउन में कंप्लीटली खत्म हो गया है। जी। अगर वो मोबाइल पे काम कर रही हैं तो उसको लेकर बहुत सवाल है कि पूरे दिन तुम क्या काम कर रही हो, हालांकि वो रिलीफ का ही काम कर रही हैं। एक टीचर ने ये शेयर किया कि दिन के समय घर में कोई नहीं रहता था तो हम म्यूजिक लगाकर डांस करते थे। जी। वो एक हमारे लिए रिलैक्स करने का तरीका होता था। तो वो एक जो ब्रीदिंग पीरियड होता था औरतों के लिए, एक जो सुकून का होता था कि अब घर के आदमी बाहर हैं, लड़के बाहर हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, अब मैं घर में अपने तरीके से, अपने मन से जो भी उनको करना है, चाहे वो घर का ही काम कर रही थी, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वो ब्रीदिंग पीरियड वो कंप्लीटली खत्म हो गया है। जी। जी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है और जो कि आई थिंक हम सभी फेस कर रहे हैं, ये सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं है, क्योंकि हम सभी एक लॉकडाउन की सिचुएशन में है, घर के अंदर हैं। तो जब हम घर के अंदर खुद भी झांक रहे हैं तो जो वर्कलोड है वो किसके ऊपर ज्यादा बढ़ा है? घर की औरतों के ऊपर बढ़ा है। अगर मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं अगर अपना एग्जांपल देना चाहूँ तो एक तो है कि ये रिलीफ वर्क में रहना पूरे समय, और ये कोई ऐसा नहीं है कि 10 to 5 का टाइम है, ऑफिस के टाइम में आपने ये कर लिया और खत्म। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर जी। कॉल्स आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो लगातार चीजें हो रही हैं। जी। और उसमें आपको घर का भी काम करना है, क्योंकि जो आपके हाउस हेल्प हैं, मेड हैं घर में, जो आपको एक तरीके का सपोर्ट देती थी, वो अब नहीं है। तो जी। खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी करना है, कपड़े भी धोना है, और फिर उसमें एक तरह की टेंशन भी होती है कि कौन क्या काम करेगा। तो जी। अब चूंकि हमारे जैसे घर में ये अंडरस्टैंडिंग है, वो शुरू से लोग उस तरीके से काम करते आए हैं, पर बहुत सारे घरों में नहीं है, इवन मिडिल क्लास फैमिली में भी नहीं है, या वर्किंग क्लास फैमिली में भी नहीं है। तो जी। एक तरह की वो टकराहट पैदा हो चुकी है ऑलरेडी। और ये बहुत लोगों ने शेयर किया है कि अब मर्द घर के अंदर है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। जी। तो कभी वो चाय की फरमाइश होती है, कभी वो बेड पे बैठ के कहते हैं पानी का ग्लास दे दो। तो ये सब चीजें ऐड हो रही हैं काम में और भी बहुत ज्यादा। तो वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। जो ब्रीदिंग पीरियड था रिलैक्स करने का, वो कंप्लीटली खत्म हो गया है। दोनों ही लेवल पे अगर हम औरत और महिला पुरुष के बारे में बात करें तो दोनों ही लेवल पे एक तनाव का, एक टेंशन का माहौल दिख रहा है। जिन फैमिलीज में वो एक दूसरे को सपोर्ट करके कर रहे हैं, वहां एक अलग तरह की एंजाइटी है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या काम पे नहीं जा पा रहे हैं, या अपने लोगों से या अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे। तीसरी चीज जो महिलाओं ने कही कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्योंकि बच्चे स्कूल आते थे तो एक टाइम उनका गुजर जाता था, अब बच्चों को इन्वॉल्व रखना बहुत जरूरी है। उनको हम क्या करें? और चौथी चीज उन्होंने कही कि एक तरीके से प्राइवेसी घर की पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि घर बहुत छोटे हैं, उसी एक कमरे में 5-6 लोगों को रहना है। कौन टीवी पे क्या देखेगा? मोबाइल पे आप बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो एक जो प्राइवेसी है, जो एक एकांत, एक जो आपको मिलता था, वो कंप्लीटली खत्म हो गया है। और ये मैं सिर्फ औरतों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ये आई थिंक जेंडर के अगर स्पेक्ट्रम को देखें, जेंडर के पूरे हम अरीना को देखें तो ये सभी पर असर है। वो जो एक प्राइवेसी वाली जो बात है वो कंप्लीटली खत्म हो गई है, और ये अक्रॉस द ग्लोब है। मतलब मैं सिर्फ दिल्ली या बिहार या यूपी की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों ने शेयर किया है कि
जो जर्मनी में भी हैं या जो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं या अमेरिका में भी हैं या किसी और कंट्री में, सभी ने ये इस तरह की बातें शेयर की हैं। राइट। और ये जो पूरा टेंशन और ये जो एंजाइटी इस सारी चीजों से बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं एक तरह के वायलेंस को भी जनरेट कर रही है। राइट। तो जिन फैमिली में ऑलरेडी वायलेंस का एक माहौल था, चाहे वो औरतों या लड़कियों पे था या ट्रांस कम्युनिटी के लोगों पे था, वो और भी ज्यादा हो गया है। और वो क्योंकि अब वो बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी या जहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रही थी, राइट। वो उनके लिए ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे औरतें केस अभी उनका केस चल ही रहा है और वो उसी घर में रह रहे हैं। राइट। तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। राइट। तो आपने आई थिंक 4-5 बहुत महत्वपूर्ण पहलू उठाए जो कहीं ना कहीं संवाद में मिसिंग थे। कि पहला, कि घर में जो वर्कलोड की बात है कि भाई कौन काम कर रहा है, काम की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ रही है। और दूसरा, फिर आपने जो ब्रीदिंग स्पेस की बात करी, तो अगर हम एक तरीके से देखें तो एक तो फिजिकल वर्क का लोड तो बढ़ ही रहा है क्योंकि घर में बच्चे और पति और सास ससुर जो भी हैं सब घर में ही मौजूद हैं, मगर जो एक मेंटल ब्रीदिंग स्पेस होता है कि जो समय मिल पाता था वो भी शायद मिलना बंद हो गया है। तो एक पूरा डिस्कोर्स अभी जो मेंटल हेल्थ के अराउंड भी चल रहा है, तो ये मेंटल हेल्थ का सिर्फ आई थिंक एक वर्ग तक ही सीमित नहीं है, ये अक्रॉस सभी वर्गों में देखा जा रहा है। और आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी बोली कि मतलब कि बच्चों को भी एंगेज करना किसकी जिम्मेदारी है, कि बच्चों को एंगेज करना पुरुष की जिम्मेदारी है घर में या महिला की जिम्मेदारी है। तो वो सारे पहलू निकल के आ रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने टेक्नोलॉजी को लेकर बोली कि फोन का एक्सेस कौन कर पा रहा है, किसके एक्सेस पर सवाल उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं। तो अगर कोई महिला या लड़की घर में बैठ के कुछ काम भी कर रही है फोन पर, तो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं 10 प्रकार के कि भाई ये क्यों यूज कर रही हो, क्यों करना है तुम्हें। तो ऐसे में आपने जैसे बिहार, यूपी और दिल्ली की अलग अलग ज्योग्राफीज की बात की, तो एक तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ऐसे में शिक्षा के प्रारूप की बात चल रही है कि अभी वैसे ही काफी लंबे समय से लड़ाई इस चीज को लेकर रही है कि लड़कियों और लड़कों की शिक्षा को कैसे बराबरी पर लाया जाए। तो उनकी शिक्षा पर आपको किस प्रकार का प्रभाव पड़ते हुए दिख रहा है कि जब ये महामारी, एक तो महामारी के समय में और एक जब ये शायद लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद वापस चीजें नॉर्मल होंगी, तो क्या आपको इस समय कोई 2-3 चीजें जो बहुत खतरे की लग रही हैं कि हाँ शायद वो असमानता को और बढ़ा सकता है, तो उस पर आपके कुछ विचार यदि आप रखना चाहें। तो वैभव, एक्चुअली मैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में मैंने काम किया है। अर्थक्वेक है या फिर अगर राइट्स की सिचुएशन है, उन सभी में काम किया है। और उसमें एक चीज जो मुझे दिखी है कि सबसे पहले फैमिली जो इनसिक्योर होती है वो लड़कियों को लेकर होती है, यंग गर्ल्स को लेकर। 10 साल से लेकर 15-16 साल की लड़कियां अगर वो अनमैरिड है तो फैमिली बहुत ज्यादा इनसिक्योर होती है। और पहली चीज उनको लगता है कि अब हमें इमीडिएटली इनकी शादी कर देनी चाहिए। Right. तो मुजफ्फरनगर में जैसे हमने देखा कि मास मैरिजेस हुए और उन्हें लगता है कि शादी कर देने से लड़कियां सेफ रहेंगी और दूसरा ये है कि जो बर्डन है वो उनके ऊपर नहीं रहेगा। Right. कोविड-19 में क्योंकि लॉकडाउन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसमें उस तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है कि वो सेफ है या नहीं, पर जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत आई थिंक आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि कौन सी चीजें किसको दी जाए। Right. और ये भी हो सकता है कि कुछ फैमिलीज में जो लड़कियां पढ़ रही थी, शायद मैं अभी ये एक मतलब एक अजम्पशन
कह रही हूँ, जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हो सकता है कि उनको स्कूल से निकाल लिया जाए। दूसरा, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं पर लड़कों को भी, और खास तौर पे वर्किंग क्लास फैमिलीज में मुझे लगता है कि दोनों की ही स्कूल छूटेंगे, वो ड्रॉप आउट होंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होगा पैसा कमाने का, काम करने का। तो यस, जेंडर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो लड़कियों का परसेंटेज हो सकता है कि 5 से 10% ड्रॉप आउट में बढ़े इन कंपेयर टू बॉयज, पर लड़कों का भी ड्रॉप आउट बढ़ेगा। तो हम उस तरह का डिवाइड न देखें कि कौन ड्रॉप आउट होगा या नहीं, पर ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक ट्रेडिशन रहा है कि लड़कियों को स्कूल से निकाल लिया जाता है। दूसरा ये कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में थी, जैसे हम जो पूरा काम कर रहे हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भी काफी प्रेशर होगा। और क्योंकि ये जो लड़कियां हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो कि डेली अर्निंग इनकी होती है, इनकी कोई फिक्स इनकम नहीं है मंथली। तो इनकी फैमिली में लोग रिक्शा चला रहे हैं, फ्रूट्स की शॉप्स कर रहे हैं, या ठेके पे काम आ रहा है तो वो बिंदी बनाने का काम, जीन्स के धागे काटने का काम, इस तरह के तमाम काम, अब पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहती है। क्योंकि वो ठेके का काम रहता है, और ठेके के काम में आपको पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता, आप जितनी फीस देंगे उस हिसाब से आपको चीजें मिलेंगी। तो शायद ये प्रेशर होगा उनके ऊपर कि वो सेंटर्स न जाएं, पहले वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करें, और फिर वो उनके लिए एजुकेशन शायद उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन के जो असर है वो लॉन्ग टर्म असर है। और ये मेरा मानना है कि एजुकेशन एक प्रिविलेज चीज है, कि आप पूरा समय दें और लगाएं और 15-16 साल के बाद आपको शायद जॉब मिलेगी। तो वो एक असर दिख सकता है, क्योंकि आपको पैसा कमाने का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बिल्ट होगा। हालांकि जैसे दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट उनको काम दे रही है थ्रू मोबाइल या स्मार्टफोन, पर अगेन वही सवाल है कि लोगों के पास मोबाइल रिचार्ज नहीं है। इस डिस्ट्रेस सिचुएशन में बच्चे कितना ध्यान एजुकेशन पे लगाएंगे, कितनी उन एक्टिविटीज में लगाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी एक डिस्ट्रेस सिचुएशन में हैं, वो कितना हेल्प कर पाएंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली या एलीट फैमिली के लिए शायद ये पॉसिबल है कि वो बच्चों की एजुकेशन को फैसिलिटेट इस सिचुएशन में भी करें, पर आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो इस डिस्ट्रेस सिचुएशन में गवर्नमेंट के एफर्ट के बावजूद भी शायद उतना इंगेज नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन पे असर काफी पड़ने वाला है। और कई सारे मिथ्स भी हैं। मिथ्स क्या है? आई थिंक वो रियलिटी है कि अगर स्कूल खुलेंगे भी, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो आई थिंक अगले 1 साल तक, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता, आपको चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, आप जो चीजें हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो लेने पड़ेंगे। स्कूल जैसी सिचुएशन या सेंटर जैसी सिचुएशन जहां पर बच्चे एक क्लास में 30-30 बैठते हैं, आप कितना उनको उसमें एडजस्ट कर पाएंगे? तो ये सारी चीजें आई थिंक थोड़ी सोचने की जरूरत होगी। और कैसे जब तक लाइवलीहुड सिक्योरिटी नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं होगी, आई थिंक वो किसी और चीज में उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे। राइट। तो आपने आई थिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई कि जो फॉर्मल स्कूलिंग है वो भी एक प्रकार का प्रिविलेज है। मतलब 15-16 साल आप स्कूलिंग में लगाएं और उसके बाद आप एक जॉब की उम्मीद करें। सभी घरों में सभी जगह पर ऐसे हालात नहीं है। तो आई थिंक जो एक बड़ा बिंदु निकल कर आएगा वो अपने लाइवलीहुड और अपने सस्टेनेंस का निकल कर आएगा, और इस कारण एक ड्रॉप आउट एक्सपेक्टेड है कि वो होगा, कि लोग इवन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन से भी पीछे हटेंगे और शायद लाइवलीहुड ढूंढने का प्रयास करेंगे। और उसमें जेंडर डायनामिक्स भी प्ले में आएंगी कि
आप रिसोर्सेस किस पे लगाना चाहते हैं, किस पे नहीं लगाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये, और जो आपने एक बात बोली कि इसका असर कब तक रहेगा, क्योंकि मैं भी अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था जो यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके कॉलेजों में अभी से ये बात चल रही है कि अगला सेमेस्टर भी शायद वो वर्चुअली ही कंडक्ट कराएं, क्योंकि मतलब ये इतना जल्दी नहीं जाएगा और इसका असर लंबे समय तक रह सकता है, या फिर सेफ्टी या सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये एक कदम उस दिशा में बताया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग या फिर कुछ ऐसे इनोवेशंस का प्रयोग जो बहुत ही डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने अपने स्थानों पर किए जा सकें, करने की आवश्यकता आन पड़ती है कि यदि हमें शिक्षा की बात कंटिन्यू रखनी है, या फिर हम लाइवलीहुड को भी शिक्षा से जोड़कर देख सकते हैं क्या, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक समय की मांग बनेगा। तो उसमें आपका क्या मतलब रिकमेंडेशंस बोलूं मैं, या फिर क्या विचार हैं कि कैसा प्रारूप दिख सकता है कि वंस दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर, या इवन इफ दिस लॉकडाउन डजंट गेट ओवर, तो किस प्रकार की कोशिशें की जानी चाहिए कि एक तो हम ये जो जेंडर डायनामिक्स के गैप को बहुत ज्यादा वाइड ना होने दें, और दूसरा शिक्षा की बात को कंटिन्यू रख पाए लाइवलीहुड से जोड़कर, या जैसे भी जिस भी तरीके से, या फिर जो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है कि क्या वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्या रिचार्ज करने के पैसे हैं, या फिर अगर मैं बिहार या यूपी के गाँव की बात करूं, तो क्या गाँव में वहां पर बिजली इस प्रकार की उसमें है कि वहां पे ऑनलाइन क्लासेस हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या रिकमेंडेशन? मुझे पहली चीज तो ये लगती है कि रिसोर्सेस तो प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। मतलब अगर लैपटॉप या स्मार्टफोन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इंटरनेट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम फूड को लेकर बात कर रहे हैं और फूड एरिया वाइज हमने प्लान किया हुआ है, स्कूल में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आई थिंक इसको कुछ कम्युनिटी लेवल पे कलेक्टिवली सोचने की जरूरत होगी। क्योंकि हर एरिया में डॉक्टर्स हैं, हर एरिया में टीचर्स हैं, हर एरिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। और एरिया वाइज प्लान भी बन सकता है, और बहुत एक रिजिड स्ट्रक्चर में नहीं जाए कि अगर हम इस स्कूल में थे और इस स्कूल में ही अगर हमने एग्जाम दिया है तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मे बी लोगों का वो एकेडमिक ईयर मतलब न उस पे असर पड़े, तो कुछ इस तरह की चीजें प्लान कर सकते हैं। मे बी आई थिंक पार्क में अगर हम प्रोजेक्टर लगाकर, जो अभी फिजिकल डिस्टेंसिंग करके हम चीजें कर रहे हैं, राशन शॉप पे खड़े हो रहे हैं या कहीं पर हम कर रहे हैं, वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। क्या उस तरह की चीजें हो सकती हैं कि दिन में या शाम के समय, अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो शाम के समय 5 to 7 कुछ क्लासेस थ्रू प्रोजेक्टर्स हो सकती हैं, या फिर थ्रू टीचर्स हो सकते हैं जो हमारे एरिया में अपने टीचर्स हैं। पर उसके लिए आई थिंक बहुत ही मोटिवेशन की जरूरत होगी, मतलब कम्युनिटी खुद अपने आप में मोटिवेट हो। अगर उन्हें कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता है तो शायद वो नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे मैं 80 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी ने कहा नहीं है। पर अगर मुझे ये लगेगा कि 20-25 बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो शायद वो चीजें मैं मेंटेन करके वो भी शुरू कर दूं। क्योंकि आप अपने एरिया से बाहर तो निकल नहीं सकते, अपने कॉलोनी से बाहर नहीं निकल सकते। तो वो एक चीज मुझे लगता है कि कम्युनिटी एफर्ट और थ्रू आई थिंक इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करे, वो एक चीज मुझे लगती है। क्योंकि हमारे देश में रूरल एरिया में बहुत चीजें हैं जो अभी भी नहीं पहुंची, और आप जैसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची है, तो थ्रू मोबाइल हम कितना पढ़ाई कर पाएंगे या कितनी चीजें कर पाएंगे। और जो मुझे लगता है कि डिजिटल लिटरेसी का या डिजिटलाइज एजुकेशन का या टेक की जो बात है, वो एक्चुअली वो डिस्टेंस करती है टीचर्स लर्नर के बीच में या टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में।
तो वो फिजिकल डिस्टेंस करने की जरूरत है, न कि आप कंप्लीटली क्लासरूम को डिजिटलाइज कर दें और टीचर वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है या जो चीजें फैसिलिटेट होती है। तो मे बी कुछ चीजें मेंटेन करते हुए हम कम्युनिटी लेवल पे चीजें शुरू कर सकते हैं। एंड और वो अभी से सोचना होगा, क्योंकि ये अगले आई थिंक 1 साल तक चलने वाला है। कहीं ना कहीं हमें सुनाई देगा कि इतने लोग पॉजिटिव पाए, इतने लोग ये पाए वो पाए। तो आई थिंक अगर हम अभी से नहीं सोचेंगे कि इसको कैसे करना है, तो शायद हम वापस उस पुराने उसमें जाकर फिर से एक रिस्क में हम जा रहे हैं। राइट। तो इसको पूरी तरह से खत्म होने तक कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। और आई थिंक कम्युनिटी एफर्ट मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट चीज है। और मे बी आई थिंक एक कॉलोनी के लोग मिलकर सोचें और समझे कि क्या करना है। वो कुछ ऐसे एजुकेशन का प्लान, ऐसे चीजों को करने का सोचे, एंड देन हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको टेक अप करे। मतलब मैं शायद बहुत ही वाइल्ड आइडिया दे रही हूँ, पर मुझे लगता है कि आज समय में ये करना एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप अपने पड़ोस के 2 बच्चों को भी पढ़ा पा रहे हैं वो सारी चीजों को मेंटेन करते हुए, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है। राइट। नहीं कह रही हूँ कि अब हर कोई वो करे, हर कोई अच्छा फैसिलिटेटर और टीचर्स नहीं हो सकता है। तो आई थिंक वी शुड नाउ कलेक्टिवली थिंक कि इसको कैसे करना है। और इसके आई थिंक गवर्नमेंट को भी अभी से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमने अभी से नहीं सोचा तो शायद बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला है। राइट। नहीं तो इसमें आई थिंक आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकाले हैं, और मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा समय है जहां पे इसी प्रकार के इनोवेशंस या कुछ वाइल्ड थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी भी, कि मतलब एक तो कितना डिसेंट्रलाइज किया जाए, दूसरा गवर्नमेंट के साथ साथ कॉलोनी के स्तर पर, गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर कैसे समाज इसे जिम्मेदारी के तौर पे लेता है। और आई थिंक सरकार के पास भी मौका है यहाँ पर कि शिक्षा में उन प्रयोगों को वापस लाया जाए जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे रूरल अर्बन डिवाइड होने के कारण। या फिर कभी गांधी ने बात की थी कि शिक्षा और लाइवलीहुड, जिसमें वो अपनी न्यू एजुकेशन नई तालीम में जिसमें वो बात करते हैं कि लाइवलीहुड भी शिक्षा का माध्यम है, तो वो आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उनकी पढ़ाई के साथ। तो आई थिंक उन सब विचारों पे भी वापस जाने की जरूरत है। गाँव में जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वापस लौट गए हैं और ऑक्यूपेशन कल होगा या नहीं होगा, तो शायद उनके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या मैं गांव में रहकर सस्टेनेबल फार्मिंग करके बस अपना पेट भरूं, अपनी कम्युनिटी के साथ रहूं। शायद उस मॉडल पर भी दोबारा सोचने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्थिति ने बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े किए हैं, मगर उसने शिक्षा में कुछ नए प्रयोगों की भी एक नए बोलिए या फिर वापस मैं इसे जड़ों तक वापस जाना बोलूंगा कि जहां से हमने शुरू किया था एक प्रकार से उन पर वापस जाने की भी जरूरत है। मगर इसमें एक जो मतलब बड़ा सवाल है, स्पेसिफिकली यदि आपको लड़कियों की शिक्षा पर कुछ रिकमेंडेशंस देनी हो कि मतलब इन 1 या 2 चीजों के बिना तो शायद काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे अब ड्रॉप आउट का डिफरेंस हमें दिख रहा है कि आगे होने की संभावनाएं हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार के प्रयास किए जाने जरूरी हैं, और वो शायद अभी से सोचना हमें शुरू करना होगा कि वो गैप एक बहुत बड़ा गैप ना बने। मुझे लगता है कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज अभी पिछले 4 हफ्ते में लेकर निकल के आई है कि डिजिटल मीडियम का बहुत यूज हुआ है, और खासतौर पे इंटरनेट का। और जिन कम्युनिटी के साथ हम काम करते हैं और उसमें खास तौर पे हम यंग गर्ल्स या
औरतों के साथ काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है महिलाओं के लिए, क्योंकि राइट अगर घर में स्मार्टफोन आएगा तो वो शायद घर में किसी आदमी को मिलेगा, लड़की को नहीं मिलेगा, उसको बेसिक फोन मिलेगा। राइट तो ये एक बहुत चैलेंज रहा है कि मोबाइल को कैसे यूज करें, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें, इंटरनेट कैसे कैसे एक्सेस करें। तो मुझे लगता है कि अभी के उसमें तो ये जो पूरा डिजिटल एजुकेशन की जो पूरी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें ऑडियो विजुअल आप कुछ करके राइट सिखाएं, पर राइट जो उसकी अपनी पेचीदगियां हैं वो उस पे बात करना बहुत जरूरी है, और वो रिसोर्सेस वो औरतों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। राइट और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि मैं जहां कहीं भी रिलीफ का काम सुन रही हूँ, जहां कहीं वही चीजों को फैसिलिटेट करने का काम सुन रही हूँ, 70% वुमेन आर देयर, यंग गर्ल्स आर देयर, दे आर डूइंग इट राइट इन एवरी फील्ड। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए, पर इनफैक्ट जो मेरे पास डिस्ट्रेस कॉल भी आ रही है, उसको अगर कोई पहली 1 सेकेंड में रिस्पॉन्ड करने वाला अगर कोई है तो वो कोई एक महिला है। राइट तो मुझे लगता है कि हम जिन कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं उनको एक डिजिटली इक्विप्ड करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है, और राइट वो इमीडिएट तौर पे करना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि पूरे जो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसमें आई थिंक ये सेग्रीगेट करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, राइट एंड वो आई थिंक महिलाओं तक पहुंचाना, लड़कियों तक पहुंचाना बहुत जरूरी, वो एक एजुकेशन का हिस्सा हो सकता है। राइट और मुझे लगता है कि इस कोविड-19 को आई थिंक एक जेंडर पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है, राइट क्योंकि वापस मैं अपनी पहली बात पे जाऊंगी कि हम लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, घर के अंदर है, राइट जो कि महिलाओं का एक स्पेस है। राइट तो वो आई थिंक जब तक हम कोविड-19 को एक जेंडर पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, ऑफ कोर्स डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअलिटी, लाइवलीहुड, तमाम तरह के इशू हैं, और वो इम्पोर्टेंट है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। पर आई थिंक अगर हम इसको जेंडर के नजरिए से नहीं समझेंगे, क्योंकि वो जो एक जेंडर डायनेमिक है राइट वो आपको और भी ज्यादा पीछे ढकेल देती है। तो वो मुझे लगता है कि इवन अगर हम एजुकेशन भी सोच रहे हैं कि एजुकेशन पे किस तरह का असर पड़ेगा, उसमें हमको आई थिंक एजुकेशन की जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो लड़कियों को ध्यान में रखते बनानी होगी। राइट मतलब एक न्यूट्रल तरीके से हम एजुकेशन को नहीं देख सकते हैं। अक्सर जब एजुकेशन की बात होती है हम न्यूट्रल तरीके से देखते हैं, हम स्टूडेंट्स देखते हैं। जब हम राइट गर्ल्स स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमको क्या क्या चीजें करनी है। राइट 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 तो और उस वो, सॉरी गो अहेड हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो एक लेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जेंडर का एक लेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट और लोग ये ना समझे कि मैं जेंडर इश्यूज पे काम करती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, पर ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है जेंडर का लेंस। राइट राइट और आई थिंक ये उसलिए भी होना जरूरी है कि लाइक जब हम अपने संविधान के हिसाब से एक समता मूलक समाज की बात करते हैं तो कहीं पे भी जहां भी वो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो उस लेंस से देखना, जब तक हम उस लेंस से नहीं देखेंगे तब तक हम उस इनइक्वालिटी को शायद कभी पाट भी नहीं पाएंगे। तो और इस बात मतलब आपकी बात से एग्री करते हुए मैं इस चर्चा को लाइक एक अंत की तरफ लाना चाहूंगा। तो एक तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि जैसे पूर्णिमा जी ने बोला कि हम अपने घरों में खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करें कि जो हम फिजिकल वर्कलोड की बात करते हैं, जो हम मेंटल वर्कलोड की बात करते हैं, वो किस पे कितना आ रहा है। और इसका भी जुड़ाव सीधा सीधा शिक्षा से है, क्योंकि उन्हीं घरों में जो महिलाएं हैं वो हमारी टीचर्स भी हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। और जब तक हम इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम आगे आने वाली शिक्षा की परिकल्पना नहीं कर सकते।
दूसरा आई थिंक जो एक बहुत जरूरी बात बोली कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं या फिर सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हैं, यदि हमारे आसपास की विसिनिटी में ऐसा कहीं कुछ हो रहा है या फिर हमारी नॉलेज में है, मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो मैं इस पर कोई भी कमेंट करने से पहले लाइक बहुत सोच विचार कर कमेंट करना चाहूंगा। तो उसको भी ज़हन में रखें अपने कि हाँ ये भी एक रियलिटी है और इससे भी हम ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं वर्क फोर्स में से बाहर निकल जाने की या फिर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनना जरूरी है कि अगर हम शिक्षा या किसी भी चीज की परिकल्पना कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखें। तीसरा जो लाइवलीहुड के बिंदु को आपने छुआ, वो बहुत जरूरी बिंदु था कि आगे आने वाले समय में शायद लाइवलीहुड पे जोर रहेगा। तो क्या शिक्षा को लाइवलीहुड से जोड़कर हमें अगले 1 साल तक देखना होगा या 2 साल तक देखना होगा? क्या सरकारों को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है अपने करिकुलम को लेकर या फिर अपनी पढ़ाई को लेकर, या फिर ऐसे मॉडल्स को स्पेस देना जरूरी है जो इनफॉर्मल हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, अपनी अपनी जगह पे हो पाए? जैसे हम NIOS अपने आप में एक गवर्नमेंट मॉडल है, मगर क्या जो बेसिक मेन स्ट्रीम मॉडल्स हैं उन्हें भी इस तरीके की जगह शायद कहीं ना कहीं देनी होगी। और चौथा जो आपने लड़कियों की शिक्षा के लिए बताया कि उन्हें ध्यान में रखकर चीजें करना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ एक पुरुष नहीं सोच, आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं सोच सकते हैं, आपको लड़कियों के या जेंडर के लेंस से, लड़कियां कहना गलत होगा, जेंडर के लेंस से इसे देखना बहुत जरूरी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग विचार निकल कर आए। तो पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की हम और भी और इसी प्रकार की हम चर्चाएं जारी रखेंगे। जी पूर्णिमा जी बोलिए। नहीं, मैं बस एक चीज और इसमें ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि काम रुका हुआ है जी, मतलब ये छुट्टी का समय नहीं है, मतलब हम सभी लोग काम कर रहे हैं, हम सभी का मतलब सभी जेंडर के लोग काम कर रहे हैं, पर उसमें काम का बर्डन किसके ऊपर है और किसके काम को वैल्यू दी जा रही है ना? अगर मैं घर में हूँ तो मैं मेरा काम का पीरियड भी बढ़ गया है ना? जो मैं ऑफिस 10 बजे जाकर शाम 6 बजे वापस आ जाती थी और उस समय मुझे घर का काम नहीं सोचना पड़ता था। तो और उसमें भी किसके ऑफिस के काम को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और किसके काम को नहीं, तो वो एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी। एंड आई थिंक वैभव, NIS का एग्जाम्पल आपने काफी अच्छा दिया। वो क्योंकि अभी वो ऑनलाइन है, जो डिस्टेंस लर्निंग की जो चीजें हो रही हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की भी जो चीजें हो रही हैं, आई थिंक वो फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये नहीं कि अब स्कूल कुछ भेज रहा है एक्टिविटीज और सारी चीजें, क्योंकि लॉस होगा। राइट। ठीक है पूर्णिमा जी, हम शिक्षा सत्याग्रह के बाकी साथियों से भी हमारी यही अपील है कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखें जब भी शिक्षा की परिकल्पना करें या फिर अपने घर की परिकल्पना करें। और ऐसी बातचीत हमारी और भी जारी रहेंगी। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वैभव।